बरसात के यही दिन थे। खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते इसी तरह नहा रहे थे। सागवान के उस स्प्रिंग वाले पलंग पर, जो अब खिड़की के पास से थोड़ा उधर सिरका दिया गया था, एक घाटुल लौंडिया रणधीर के साथ चिमटी हुई थी। खिड़की के पास बाहर पीपल के नहाए हुए पत्ते रात के धुंधियाले अंधेरे में झुमकों की तरह थरथरा रहे थे। शाम के करीब जब दिन भर एक अंग्रेजी अखबार की सारी खबरें और इश्तिहारात पढ़ने के बाद जब वो बालकनी में जरा तफरीह की खातिर आ खड़ा हुआ था, तो उसने इस घाटन लड़की को, जो गालिबन साथ वाले रस्सियों के कारखाने में काम करती थी और बारिश से बचने के लिए इमली के दरख्त के नीचे खड़ी थी, खांस खंखार कर अपनी तरफ मतवज्जो कर ही लिया था और आखिर में हाथ के इशारे से उसे ऊपर बुला लिया था। वो कई दिनों से शदीद किस्म की तन्हाई महसूस कर रहा था। जंग के बायस बम्बई की तमाम क्रिश्चियन छोकरियां जो सस्ते दामों मिल जाया करती थीं, औरतों की ऑक्सिलरी फोर्स में भर्ती हो गई थी। उनमें से बाज ने फोर्ट के इलाके में डांस स्कूल खोल लिए थे, जहां सिर्फ फौजी गोरों को जाने की इजाजत थी। रणधीर बहुत उदास हो गया था। उसकी उदासी की एक वजह तो ये थी कि क्रिश्चियन छोकरियां नायाब हो गई थी। दूसरी वजह ये भी थी कि फौजी गोरों के मुकाबले में कहीं ज्यादा मुहज्जब, तालीम याफ्ता, सेहतमंद और खूबसूरत था। सिर्फ इसलिए उस पर कहवा खानों के दरवाजे बंद कर दिए गए थे कि उसकी चमड़ी सफेद नहीं थी। जंग से पहले रणधीर नागपाड़ा और ताज होटल की कई मशहूर और मारूफ क्रिश्चियन लड़कियों से जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर चुका था। उसे बखूबी इल्म था कि इस किस्म के ताल्लुकात की क्रिश्चियन लड़कों के मुकाबले में कहीं ज्यादा मालूमात रखता था, जिनसे लड़कियां फैशन के तौर पर रोमांस लड़ाती हैं और बाद में किसी बेवकूफ से शादी कर लेती हैं। रणधीर ने महज दिल ही दिल में हेजल से बदला लेने की खातिर इस घाटन लड़की को इशारे से ऊपर बुलाया था। हेजल उसके फ्लैट के नीचे रहती थी और हर रोज सुबह को वर्दी पहनकर अपने कटे हुए बालों पर खाकी रंग की टोपी तिरछे जाविये से जमा कर बाहर निकलती थी और इस अंदाज से चलती थी गोया फुटपाथ पर तमाम जानने वाले उसके कदमों के आगे टाट की तरह बिछते चले जाएंगे। रणधीर ने सोचा था कि आखिर क्यों वो इन क्रिश्चियन छोकरियों की तरफ इतना ज्यादा राग़ब है। इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने जिस्म की तमाम काबिल नुमाइश चीजों की अच्छी तरह नुमाइश करती हैं। किसी किस्म की झिझक महसूस किए बगैर अपने अयाम की बेतरतीबी का जिक्र कर देती हैं, अपने पुराने मुआशकों का हाल सुनाती हैं। जब डांस की धुन सुनती हैं तो अपनी टांगे थरकाना शुरू कर देती हैं। ये सब ठीक है, लेकिन कोई भी औरत इन तमाम खूबियों की हामिल हो सकती है। रणधीर ने जब घाटन लड़की को इशारे से ऊपर बुलाया तो उसे किसी तरह भी इस बात का यकीन नहीं था कि वो उसको अपने साथ सुला सकेगा। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब उसने उसके भीगे हुए कपड़े देखकर यह ख्याल किया कहीं ऐसा ना हो कि बेचारी को नमूनिया हो जाए, तो रणधीर ने उससे कहा था, ये कपड़े उतार दो, सर्दी लग जाएगी। वो उसका मतलब समझ गई थी क्योंकि उसकी आंखों में शर्म के लाल डोरे तैर गए थे। लेकिन बाद में जब रणधीर ने अपनी सफेद धोती निकाल कर दी तो उसने कुछ देर सोचकर अपने अंदर के कपड़े खोले, जिसका मैल भीगने की वजह से और भी नुमाया हो गया था। वो कपड़े खोलकर उसने एक तरफ रख दिया और जल्दी से सफेद धोती अपने रानों पर डाल दी। फिर उसने अपनी फंसी फंसी चोली उतारने की कोशिश की, जिसके दोनों किनारों को मिलाकर उसने एक गांठ दे रखी थी। वो गांठ उसके तंदुरुस्त सीने के नन्हे मगर मैले घड़े में जज़ब हो गई थी। देर तक वो अपने घिसे हुए नाखूनों की मदद से चोली की गांठ खोलने की कोशिश करती रही, जो भीगने की वजह से बहुत ज्यादा मजबूत हो गई थी। जब थक कर हार गई तो उसने मराठी जुबान में रणधीर से कुछ कहा, जिसका मतलब था, मैं क्या करूं, नहीं खुलती। रणधीर उसके पास बैठ गया और गिरह खोलने लगा। थक हार कर उसने एक हाथ में चोली का एक सिरा पकड़ा, दूसरे हाथ में दूसरा और जोर से खींचा।
गिरा, एकदम फिसली। रणधीर के हाथ जोर से इधर उधर हटे और दो धड़कती हुई छातियां नमूदार हुई। लम्हा भर के लिए रणधीर ने सोचा कि उसके अपने हाथों ने उस गार्डन लड़की के सीने पर नरम नरम गुंदी हुई मिट्टी को माहिर कुम्हार की तरह दो प्यालों की शक्ल दे दी है। उसकी सेहतमंद छातियों में वही गदराहट, वही खिंचाव, वही तरावट, वही गरम गरम ठंडक थी जो कुम्हार के हाथों से निकले हुए ताजा ताजा कच्चे बर्तनों में होती है। मटमैले रंग की उन जवान छातियों में जो बिल्कुल बेदाग थी, एक अजीब किस्म की चमक मिली हुई थी। स्याही माइल गंदमी रंग के नीचे धुंधली रोशनी की एक तह सी थी जिसने एक अजीबो गरीब किस्म की चमक पैदा कर दी थी, जो चमक होने के बावजूद चमक नहीं थी। उसके सीने पर छातियों के ये उभार ऐसे दिए मालूम होते थे जो तालाब के गदले पानी पर चल रहे हों। लड़की के दोनों कपड़े जो पानी में शराबूर हो चुके थे, एक गलीज ढेरी की शक्ल में फर्श पर पड़े थे और वो रणधीर के साथ चिमटी हुई थी। उसके नंगे और मैले बदन की गर्मी रणधीर के जिस्म में वो कैफियत पैदा कर रही थी जो सख्त सर्दियों में नाइयों के गलीज गर्म हमाम में नहाते हुए महसूस हुआ करती है। सारी रात वो रणधीर के साथ चिमटी रही। दोनों जैसे एक दूसरे के मदगम हो गए थे। उन्होंने बमुश्किल एक दो बातें की होंगी, क्योंकि जो कुछ उन्हें कहना था सांसों, होंठों और हाथों में तय हो रहा था। रणधीर के हाथ सारी रात उसकी छातियों पर हवाई लम्स की तरह फिरते रहे। छोटी छोटी चूचियां और वो मोटे मोटे मसाम जो चारों तरफ एक स्याह धारे की शक्ल में फैले हुए थे। इस हवाई लम्स से जाग उठते तो उस गार्डन लड़की के सारे जिस्म में ऐसा ताश पैदा हो जाता कि रणधीर खुद भी एक लहजे के लिए कपकपा उठता। वो इनको बखूबी जानता था। कई लड़कियों के नरमो नाजुक और सख्त सीनों से अपना सीना मिलाकर कई कई रातें गुजार चुका था। वो ऐसी लड़कियों के साथ भी रह चुका था जो बिल्कुल उसके साथ लिपट कर घर की वो सारी बातें सुना दिया करती थी जो किसी गैर के लिए नहीं होती। वो ऐसी लड़कियों से भी जिस्मानी ताल्लुक कायम कर चुका था जो सारी मुशक्कत करती थी और उसे कोई तकलीफ नहीं देती थी। लेकिन ये गार्डन लड़की जो दरख्त के नीचे भीगी हुई खड़ी थी और जिसे इसने इशारे से ऊपर बुलाया था, मुख्तलिफ थी। सारी रात रणधीर को उसके जिस्म से एक अजीब किस्म की बू आ रही थी। इस बू को जो बेवक्त वक्त खुशबू भी थी और बदबू भी। वो तमाम रात पीता रहा था। उसकी बगलों से, उसकी छातियों से, उसके बालों से, उसके पेट से, हर जगह से ये जो बू भी थी और खुशबू भी रणधीर के हर सांस में मौजूद थी। तमाम रात वो सोचता रहा था कि ये गार्डन लड़की बिल्कुल करीब होने पर भी हरगिज हरगिज इतनी ज्यादा करीब ना होती अगर उसके जिस्म से ये बू ना उठती। ये बू जो उसके दिलो दिमाग के हर सिलवट में रेंग रही थी, उसके तमाम पुराने और नए ख्यालों में रच गई थी। इस बू ने इस लड़की को और रणधीर को एक रात के लिए आपस में हल कर दिया था। दोनों एक दूसरे के अंदर दाखिल हो गए थे, अमीक तरीन गहराइयों में उतर गए थे, जहां पहुंचकर वो एक खालिस इंसानी लज्जत में तब्दील हो गए थे। ऐसी लज्जत जो लम्हाती होने के बावजूद दायमी थी, जो माइल परवाज होने के बावजूद साकन और जामद थी। वो दोनों एक ऐसा पंछी बन गए थे जो आसमानों की नीलाहटों में उड़ता उड़ता गैर मुतहरक दिखाई देता है। इस बू को जो उस घाटन लड़की के हर मसाम से बाहर निकलती थी, रणधीर अच्छी तरह समझता था, हालांकि वो इसका तजिया नहीं कर सकता था। जिस तरह बाजुकात मट्टी पर पानी छिड़कने से सूंधी सूंधी बास पैदा होती है, लेकिन नहीं, वो कुछ और ही किस्म की थी। इसमें लौंडर और
अतर का मसनूई पन नहीं था, वो बिल्कुल असली थी, औरत और मर्द के बाहमी ताल्लुकात की तरह असली और अजली। रणधीर को पसीने की बू से सख्त नफरत थी। वो नहाने के बाद आमतौर पर अपनी बगलों वगैरह में खुशबूदार पाउडर लगाता था या कोई ऐसी दवा इस्तेमाल करता था जिससे पसीने की बू दब जाए। लेकिन हैरत है, उसने कई बार इस कार्टन लड़की की बालों भरी बगलों को चूमा और उसे बिल्कुल घिन न आई, बल्कि अजीबोगरीब तरह की लज्जत महसूस हुई। उसकी बगलों के नरम नरम बाल पसीने के बायस गीले हो रहे थे। उससे वही बू निकलती थी जो गायत दर्जा काबिले फहम होने के बावजूद नाकाबिले फहम थी। रणधीर को ऐसा लगता था कि वो इस बू को जानता है, पहचानता है, इसका मतलब भी समझता है, लेकिन किसी और को समझा नहीं सकता। बरसात के यही दिन थे। यही खिड़की के बाहर जब उसने देखा तो पीपल के पत्ते लरस लरस कर नहा रहे थे। हवा में सरसराहटें और फुड़फड़ाहटें घुली हुई थी। अंधेरा था, मगर उसमें दबी दबी दुबली सी रोशनी भी समोई हुई थी, जैसे बारिश के कतरों के साथ लगकर तारों की थोड़ी थोड़ी रोशनी उतर आई हो। बरसात के यही दिन थे जब रणधीर के इस कमरे में सागवान का सिर्फ एक पलंग होता था, मगर अब इसके साथ ही एक दूसरा भी पड़ा था और कोने में एक नई ड्रेसिंग टेबल भी मौजूद थी। दिन यही बरसात के थे, मौसम भी बिल्कुल ऐसा ही था, मगर फजा में अतर की तेज खुशबू बसी हुई थी। दूसरा पलंग खाली था। इस पलंग पर, जिस पर रणधीर औंधे मुंह लेटा खिड़की के बाहर पीपल के लरसते हुए पत्तों पर बारिश के कतरों का रक्स देख रहा था, एक गोरी चिट्टी लड़की अपने सतर को नंगे जिस्म से छुपाने की नाकाम कोशिश करते करते गालबन सो गई थी। उसकी लाल रेशमी शलवार दूसरे पलंग पर पड़ी थी। उसके गहरे सुर्ख औजार बंद एक फंदना नीचे लटक रहा था। पलंग पर उसके दूसरे उतरे हुए कपड़े भी पड़े थे। उसकी सुनहरी फूलों वाली कमीज, अंगिया, जांगिया और दुपट्टा, सबका रंग सुर्ख था, बेहद सुर्ख। ये सब कपड़े हिना के अतर की तेज खुशबू में बसे हुए थे। लड़की के स्याह बालों में मेष के जर्रे गर्द की तरह जमे हुए थे। चेहरे पर गाजे, सुर्खी और रमेश के उन जर्रात ने मिलजुल कर एक अजीबो गरीब रंग पैदा कर दिया था, बेजान सा उड़ा उड़ा रंग। और उसके गोरे सीने पर अंगिया के कच्चे रंग ने जा बजा लाल लाल धब्बे डाल दिए थे। छातियां दूध की तरह सफेद थी, जिसमें थोड़ी थोड़ी नीलाहट भी थी। बगलों के बाल मुंडे हुए थे, जिसके बायस वहां सुरमई गुबार सा पैदा हो गया था। रणधीर कई बार उस लड़की की तरफ देखकर सोच चुका था, क्या ऐसा नहीं लगता जैसे मैंने अभी अभी कीले खेड़ कर इसको लकड़ी के बंद बक्स में से निकाला है, किताबों और चीनी के बर्तनों की तरह। क्योंकि जिस तरह किताबों पर दाब के निशान होते हैं, चीनी के बर्तनों मिलने जुलने से खराशें आ जाती हैं, ठीक उसी तरह इस लड़की के बदन पर कई निशान थे। जब रणधीर ने उसकी तंग और चुस्त अंगिया की डोरियां खोली थी, तो उसकी पीठ पर और सामने सीने के नरम नरम गोश्त पर चुरियां सी बनी हुई थी और कमर के इर्द गिर्द कसकर बांधे हुए औजार बंद का निशान। वजनी और नुकीले जुड़ाव नेकलेस से उसके सीने पर कई जगह खराशें पड़ गई थी, जैसे नाखूनों से बड़े जोर से खुजाया गया हो। बरसात के वही दिन थे। पीपल के नरम कोमल पत्तों पर बारिश के कतरे गिरने से वैसे ही आवाजें पैदा हो रही थी, जैसी रणधीर उस दिन सारी रात सुनता रहा था। मौसम बहुत खुशगवार था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसमें हना के इत्र की तेज खुशबू घुली हुई थी। रणधीर के हाथ बहुत देर तक उस गोरी चिट्टी लड़की के ऐसे सफेद सीने पर हवाई लम्स की तरह फिरते रहे,
اس کی انگلیوں نے اس گورے گورے جسم پر کئی ارتعاش دوڑتے ہوئے محسوس کیے تھے۔ اس کے نرم نرم جسم کے کئی گوشوں میں سمٹی ہوئی کپکپاہٹوں کا بھی پتہ چلا تھا۔ جب اس نے اپنا سینہ اس کے سینے کے ساتھ ملایا تو رندھیر کے جسم کے ہر مسام نے اس لڑکی کے بدن کے چھڑے ہوئے تاروں کی آواز سنی۔ لیکن وہ پکار کہاں تھی؟ وہ پکار جو اس نے گھاٹن لڑکی کے جسم کی بو سے سونگھی تھی، وہ پکار جو دودھ کے پیاسے بچے کے رونے سے کہیں زیادہ حقابل فہم تھی، وہ پکار جو سوتی حدود سے نکل کر بے آواز ہو گئی تھی۔ رندھیر سلاخوں والی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کے بہت قریب پیپل کے پتے لرز رہے تھے، مگر وہ ان کی لرزشوں کے اس پار کہیں بہت دور دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، جہاں اس مٹمیلے بادلوں میں عجیب قسم کی دھندلی روشنی دکھائی دیتی تھی، ٹھیک ویسے ہی جیسے اس گھاٹن لڑکی کے سینے میں اسے نظر آئی تھی۔ ایسی روشنی جو راز کی بات کی طرح چھپی ہوئی مگر ظاہر تھی۔ رندھیر کے پہلو میں ایک گوری چٹی لڑکی، جس کا جسم دودھ اور گھی ملے آٹے کی طرح ملائم تھا، لیٹی تھی۔ اس کے سوئے ہوئے جسم سے حنا کی عطر کی خوشبو آ رہی تھی، جو اب تھکی تھکی معلوم تھی۔ رندھیر کو یہ دم توڑتی اور حالت نزاع کو پہنچتی ہوئی خوشبو بہت ناگوار معلوم ہوئی۔ اس میں کچھ کھٹاس تھی، ایک عجیب قسم کی کھٹاس، جس طرح بد ہضمی کے ڈکاروں میں ہوتی ہے، اداس، بے رنگ، بے کیفیت۔ رندھیر نے اپنے پہلو میں لیٹی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھا، جس طرح پھٹے ہوئے دودھ میں سفید سفید بے جان پھٹکیاں بے رنگ پانی میں ساکن ہوتی ہیں، اسی طرح اس لڑکی کی نسوانیت اس کے وجود میں ٹھہری ہوئی تھی، سفید سفید دھبوں کی صورت میں۔ اصل میں رندھیر کے دل و دماغ میں وہ بو بسی ہوئی تھی، جو اس گھاٹن لڑکی کے جسم سے بغیر کسی بیرونی کوشش کے باہر نکل رہی تھی، وہ بو جو حنا کے عطر سے کہیں زیادہ ہلکی پھلکی اور دو رس تھی، جو اس میں سونگھے جانے کا اضطراب نہیں تھا، جو خود بخود ناک کے راستے داخل ہو کر اپنی صحیح منزل پر پہنچ گئی تھی۔ رندھیر نے آخری کوشش کرتے ہوئے اس لڑکی کے ددھیالے جسم پر ہاتھ پھیرا، مگر اسے کوئی کپکپاہٹ محسوس نہ ہوئی۔ اس کی نئی نویلی بیوی جو فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کی لڑکی تھی، جس نے BA تک تعلیم پائی تھی اور جو اپنے کالج میں سینکڑوں لڑکوں کے دل کی دھڑکن تھی، رندھیر کی نبض تیز نہ کر سکی۔ وہ حنا کی مرتی ہوئی خوشبو میں اس بو کی جستجو کرتا رہا، جو برسات کے انہی دنوں میں جب کھڑکی کے باہر پیپل کے پتے بارش میں نہا رہے تھے، اسے گھاٹن لڑکی کے میلے جسم سے آئی تھی۔